हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की। तो ऑलमोस्ट आज हम 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल पर जो कि हम लोगों ने पिकअप किया है पेज 6 से और रेलेवेंट है हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स के लिए। और ये आर्टिकल है बेसिकली एक कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड। जैसा कि हमें पता है ये कोई नया टर्म नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इस आर्टिकल में आखिर क्या बात की गई है। तो 22nd लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी वजह से वापस से एक डिबेट और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बट इस आर्टिकल में बताया गया है कि डिबेट काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे किसी लॉ पे आज तक इंडियन की राय ली नहीं गई है। जब हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया था वो बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा बनाया गया था और वहां के रिलीजियस पीपल और हेड ऑफ द रिलीजियस लीडर्स से राय ली गई थी। अब इसी का रिजल्ट है कि सारे के सारे रिलीजन में सबके अपने अपने यूनिफॉर्म लॉ है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बेसिकली ये एक सेट ऑफ लॉ है जो कि पर्सनल मैटर्स में डील करता है। पर्सनल मैटर में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि मैरिजेस, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेड, सक्सेशन, इस तरह की चीजें। अब इस लॉ के अनुसार किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और इस तरह के बेसिस पर। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि अभी हमारे प्रिवेलिंग सोसाइटी में काफी सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर हम हिंदूज की केस में देखें तो हमें पता है रिसेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा अनमैरिड डाउटर या फिर मैरिड डाउटर पे उतना ही प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना मेल चाइल्ड का है। बट मुस्लिम के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि एक मुस्लिम वुमेन का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे हक होता है, वो भी 1/8 या फिर 1/4 डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। उसी तरह और भी अलग रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियन और पारसीस की बात की गई है, उनके भी कुछ कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स है जो कि रिलीजन बेसिस पे है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बस इतना एजेंडा है कि सारे के सारे डिफरेंसेस को हटा दिया जाए और जितने भी पर्सनल मैटर पे लॉज हैं सभी रिलीजन के लिए सेम होने चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये न्यू टर्म नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। ये आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बट ये डीपीएसपी के अंडर आता है, इसीलिए ये बाइंडिंग नहीं है टू द स्टेट्स अभी के लिए। बट जैसा कि हमें पता है डीपीएसपी बस एक टर्म है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे स्टेट को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, बट ये इम्पॉसिबल तो है नहीं बाय द कोर्ट। अब इसके बाद इसके पास्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ने एक बार रिकमेंड किया था कि यूसीसी इज डिजायरेबल, ये ठीक है, बट अभी इसे प्रपोज करना नहीं चाहिए, ये वॉलेंटरी होना चाहिए। इसके बाद बोला गया था कि अभी के लिए अगेन ये वॉलेंट्री होना चाहिए, जिन स्टेट को इसे इम्प्लीमेंट करना है वो करे, बट अपने वॉलेंट्री एक्शन पे, क्योंकि रिलीजन हमारे इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा मैटर है, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट की तरह नहीं इम्प्लीमेंट किया, डीपीएसपी की तरह इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद कई कई सारे केसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, जहाँ पे बताया जाता है कि कॉमन सिविल कोड कितना है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसके बाद राइटर्स के व्यू पॉइंट के बारे में कुछ बताया गया है। जैसा कि राइटर्स ने लिखा है ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिस पे चल रहा है। उसके बाद बताया गया है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लॉस है। फॉर एग्जांपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हेड मोस्टली एक मैन होते हैं, नॉट वुमेन। उसी प्रकार एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन को एक सर्टेन पीरियड तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है। उसी प्रकार एक पारसी वुमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बिल्कुल हटा दिया जाता है अगर वो कम्युनिटी के बाहर शादी करती है। तो इस तरह वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमारा रूट कॉज बताया गया है। उसके बाद दिस एम्पावर्स वुमेन एंड इग्नोर्स LGBTQIA कम्युनिटी का भी एक रीजन बताया गया है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बताया जाता है कि हमें एक अर्जेंट नीड है यूनिवर्सल सिविल कोड का, बट इसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए डिबेट चल रही है, इसके बाद ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं है। पार्लियामेंट के ऊपर सारा जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें जो करना होगा विद प्रॉपर डिबेट उसके साथ ही ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो अगेन हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 6 से। यह है बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। जैसा कि हमें पता है हमारा 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड लॉ पास हुए थे, बट
इतनी कंट्रोवर्सीज के कारण इन्हें वापस ले लिया गया था। बेसिकली हुआ ये था कि डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड बिल तो इम्प्लीमेंट हुए थे, बट इतने सारे करेक्शंस उनमें बताए गए थे, इतने सारे अमेंडमेंट बताए गए थे कि उन्हें वापस ले लिया गया था। बट अब डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस से इम्प्लीमेंट होने वाला है। उन्हें पब्लिक रिव्यू के लिए भी दिया गया था। उसके बाद अब मोस्ट प्रोबेबली मॉनसून में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत भी थी, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेटा। हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंजप्शन है, इसलिए डेटा प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है और हमें पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है GDPR पर्सनल डेटा लॉ है हमारा EU का। EU इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जिन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत पहले ही पास कर लिया गया था। अब इनके अनुसार पर्सनल डेटा होती क्या है? पर्सनल डेटा बेसिकली वो डेटा है जिससे आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है। ये नेम हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, फिजिकल एट्रीब्यूट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। अगर इसे हम लेमन टर्म में समझें तो बेसिकली अगर मैं आपका नाम बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रहा है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ और उस लोकेशन से आपको किसी पर्सन की आइडेंटिटी का पता चल रहा है, तो ये पर्सनल डेटा के अंदर आएगा। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सुन के आप उस पर्सन को पहचान लो तो वो उस पर्सन की पर्सनल डेटा है। अब यहाँ पे एक बैटल के बारे में बताया गया है जो कि है डेटा प्रोटेक्शन बिल वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें पता है राइट टू इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमारे 2005 में इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। अब इसके अंदर हमें पूरा हक होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बट आफ्टर द डेटा प्रोटेक्शन बिल ये दोनों में एक काफ़ी डिबेट देखा जा सकता है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैं किसी भी डेटा को मांग सकता हूँ अपने लिए, बट डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या करता है, हमारे पर्सनल डेटा को कंजर्व करता है। तो बेसिकली हो गया ना ये दोनों एक कॉन्ट्रडिक्टरी। हमें पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर 10 कैटेगरी ऐसे थी जो कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते थे। ये अंडर सेक्शन 8(1) क्या आता था और 8(2)(j) इसे बनाया गया था। तो बेसिकली इंडिविजुअल इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली ये एक ऐसा टूल भी बन सकता था जैसा कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बट स्टेट ने कहा कि ये हमारे A to Z के बीच में आता है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसी से आगे इसके बारे में मिसयूज बताया गया है, जैसे कि अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया तो स्टेट ये क्लेम कर सकती है ये किसी का पर्सनल डेटा है, उसे उससे रिलेट करवा के हमें बताया जा सकता है कि ये डेटा रिलीज नहीं किया जा सकता, और रिफ्यूज़ल के बाद वो सारे के सारे डेटा हो सकता है सारे कुछ करप्शन किए गए हों और कुछ मिसयूज़ किए गए हों, मतलब अच्छे तरीके से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, और अगर हम डेटा मांगने जाएं तो उसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डाल दें और वो काफ़ी आसानी से बच सकते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बस यही बताया गया है, जैसे कि PIO कैन डिनाई इन्फॉर्मेशन, वो लिंक कर सकती है कि ये डेटा किसी के पर्सनल डेटा है इसलिए इसे नहीं दिया जा सकता। तो आखिर में बताया जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो सकता है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन बन जाए इन द फ्यूचर, इसलिए इसे काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये है बेसिकली एक डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बताया क्या है, जैसा कि हमें पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी रिसेंट विजिट पे थे USA के, और वहाँ पे उन्होंने 6 लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर थे, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। और उस तरह के 6 लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट जो कि US के साथ हमारे चल रहे थे वो सेटल हो गए हैं। अब US के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट, अगर हम बात करें नंबर्स की, तो US और चाइना में हमारा मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट जाता है। USA से भी हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट आता भी है, तो USA के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। इसीलिए बायलैटरल टॉक्स के द्वारा ही इंडिया और US ने अपने सारे के सारे यानी कि 6 स्टैंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया है। तो कुछ डिस्प्यूट्स की अगर बात करें तो जैसा कि है, सबसे पहला USA ने चैलेंज किया था कि इंडिया के नेशनल सोलर मिशन के कारण उनके एक्सपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया ने भी चैलेंज किया था कि USA ने जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने का फैसला किया है उसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस बताए गए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। और भी कुछ चैलेंजेस की बात करें तो USA ने टैरिफ बढ़ा दी थी इंडिया के स्टील और एल्युमिनियम के इम्पोर्ट पर, जिसकी वजह से यहाँ के प्राइसेस बढ़ गए थे और इंडिया के स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था।
तो इंडिया ने भी बदले में वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि वहां से आते थे उस पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वहां के भी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे काफी दिक्कत हुई। बट ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टील और एल्युमिनियम और एग्रीकल्चर टैरिफ की बात कर ली हम लोगों ने, और म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पे वो लोग पहुंच चुके हैं सारे के सारे 6 प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 7 से, और ये है रिलेटेड स्मॉल स्टेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड। कई सारे स्मॉल स्टेट्स हैं जो कि, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर हम चैट पे ही देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह की स्टेट्स जो कि जनरली बॉर्डर एरिया पे है या फिर हिली है, ये सारी काफ़ी छोटी स्टेट्स हैं, नॉट इन द टर्म ऑफ लैंड बट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बूम नहीं करती, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पे है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ता है। तो वही बताया गया है कि ये छोटे छोटे स्टेट काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं यूनियन पे, यानी कि सेंटर पे, अपने सारे खर्चे के लिए, इसीलिए इन्हें कई बार काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बस ये चैट के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ये सारे के सारे सेंटर पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से फेडरलिज्म काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। और एक सॉल्यूशन बताया गया है कि इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके, इकोनॉमिकली बूम कर सके और इन्हें सेंटर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इस आर्टिकल को एंड करने के बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो है बेसिकली रशिया से रिलेटेड, क्योंकि इसने यूएन ब्रोकरेज डील को तोड़ दिया है। बेसिकली जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई तो पूरे के पूरे फूड मार्केट चेन को काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्ट किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे वीट या फिर बहुत सारे ग्रेन्स हमारे रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट करते थे, बट वॉर के कारण ये सारे के सारे फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गए, जिसके वजह से बहुत सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हुआ। इसलिए यूएन ने बीच में इंटरवीन करते हुए कहा कि आप एक डील साइन करो जिसकी वजह से आपकी ये फूड सप्लाई चेन एटलीस्ट चलते रहे। तो उन्होंने सबसे पहले यूएन ने टर्की की मदद ली और इन दोनों कंट्रीज ने एक दो पोर्ट डिसाइड किए जहां पे रशिया टारगेट नहीं करेगा। अगर उस पोर्ट के नाम जाने तो ये रही वो 3 पोर्ट्स। तो यहाँ से एक सी लेन बनाया गया कि यहाँ से हमारे ग्रेन्स प्रोडक्ट निकलेंगे और रशिया इस रूट पे अटैक नहीं करेगा। अब टर्की की मदद भी इसीलिए ली गई थी क्योंकि यहाँ पे एक पास है और यहाँ पे एक पास है, इन दोनों पर टर्की का कंट्रोल है और इन्हें यूज करने के लिए टर्की का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसलिए यूएन ने टर्की के साथ मिलकर ब्लैक सी से रिलेटेड ट्रीटी ली, जहाँ पे रशिया जो कि जिसने ऑलरेडी इन पेनिनसुला पे कब्जा कर चुका है, उसने प्रॉमिस किया कि वो इन 3 पोर्ट पर अटैक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये रूट चलता जाए। बट ये आखिर टूटा क्यों? यूक्रेन ने केच ब्रिज पर एक ब्रिज है जो कि रशिया को इस पेनिनसुला से जोड़ रहा है, उस पे उसने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कनेक्शन टूट गई। इसलिए रशिया ने डिसाइड किया है कि अब वो इस ट्रीटी या इस डील से बाहर आएंगे और इस ट्रीटी को क्विट करेंगे। वैसे ये बाइंडिंग थी भी नहीं, इसमें बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद हर बार ये रिन्यू करवाना पड़ता था और कोई भी कंट्रीज कभी भी इसे क्विट कर सकती थी। तो इस बार रशिया ने इसे क्विट कर दिया है। अब अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है जो है बेसिकली नीति आयोग से रिलेटेड। उसकी एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसके अनुसार काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 24% लोग जो कि 2015 में गरीबी रेखा के यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब ऑलमोस्ट 14% लोग ही बचे हैं। सिमिलर आर्टिकल हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी कवर किया था हमारे हिंदू एनालिसिस में, जहां यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी, जहां पे इंडिया की भी तारीफ की गई थी कि इतने सारे ऑलमोस्ट लैक्स में लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में बताया गया कि रूरल लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। पहले ऑलमोस्ट 32% रूरल पीपल जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब ऑलमोस्ट 19% लोग ही उसके नीचे हैं। कुछ स्टेट जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बताती है उसमें से आती है बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और हमारा मध्य प्रदेश। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही कवर की गई थी कि ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ पीपल लास्ट 5 ईयर में पॉवर्टी लाइन से लिफ्टेड कर दिए गए हैं, यानी कि ऊपर आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये है बेसिकली डीआरडीओ से रिलेटेड और स्कॉर्पियंस
सबमरीन से रिलेटेड। हमें पता है हम लोगों ने रिसेंटली फ्रांस से डील कंप्लीट की है जहां हम लोग ऑलमोस्ट 3 स्कॉर्पियंस सबमरीन और इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हमने जैसे कि 6 सबमरीन इंडिजिनियसली बनाई थी उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से, तो 3 और हमारे नेवी में शामिल होने वाले हैं। अब इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात, सबमरीन 2 तरह की होती है। एक होती है कन्वेक्शनल, एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। कन्वेक्शनल सबमरीन यानी कि डीजल वाले सबमरीन में प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ऑक्सीजन के लिए, जो कि फ्यूल कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन सरफेस पे आना पड़ता है। तो सबमरीन के लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो एनिमी की रेडार या फिर साइट में या विजन में आ सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने एक न्यू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन बनाया है और इसे फ्रांस की मदद से उसमें इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑलमोस्ट हर दिन सरफेस पे आना न पड़े। इसके मदद से यानी कि एआईपी सिस्टम की मदद से सबमरीन को सिर्फ एक वीक में एक बार ही ऑक्सीजन के लिए बाहर आना पड़ेगा, जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकता है, उसकी रिस्क काफी कम हो सकती है। उसके बाद एक न्यूक्लियर टाइप की सबमरीन भी होती है जो कि हमें पता है काफी अच्छी है। इनकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक महीने में भी एक बार बाहर आए तो भी चलेगा क्योंकि इन्हें पावर न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो एआईपी के मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोगों ने और सभी समझ लिया। तो विद दिस हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम मिलते हैं कल के हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।